हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे टू टीम 247। तो आज हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। ये एक स्टैटिक टॉपिक है। बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यहाँ से आपको वर्ल्ड बैंक की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और आने वाले वीडियोज़ में और भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे और स्टैटिक के और भी टॉपिक्स के वीडियोस आएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। सो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और आप बस वहाँ बैठे रहना और मैं जो भी बोलूँगा उसे बस ध्यान से सुनना। आपको अच्छे से वर्ल्ड बैंक के बारे में सब याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो सिंपली वर्ल्ड बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है पुअर कंट्रीज़ को या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो क्यों प्रोवाइड करता है? तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए, इसलिए वर्ल्ड बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। और ग्रांट्स मतलब सिंपल एक टाइप की बख्शिश जो वापस रिटर्न नहीं करनी। तो ऐसी टाइप की बख्शिश वर्ल्ड बैंक या फिर IMF जो इसी के साथ बना हुआ था, तो क्यों बना था ये आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सिंपली लोन्स प्रोवाइड करते हैं पुअरेस्ट कंट्रीज़ को या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उधर के कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ये, ताकि वहाँ के जो कंट्रीज़ में कैपिटल प्रोजेक्ट्स डेवलप हो और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वो कंट्रीज़ में आए, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो पाए और वहाँ पे और भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू हो पाए। इसके लिए वर्ल्ड बैंक फंड्स प्रोवाइड करती है बहुत सारे ऐसे पुअर कंट्रीज़ को। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, जो कि अपने 13th प्रेसिडेंट है। और ये अपॉइंट हुए हैं अप्रैल 9 2019 से, और इनका टेन्योर है 5 ईयर्स का। और वर्ल्ड बैंक की MD and CFO है अंशुला कांत, जो कि रिसेंटली बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनती है। और उसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट। और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC। तो वर्ल्ड बैंक क्यों बना था? तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तभी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार हो, इसलिए वहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो वो फंडिंग करने के लिए 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक के साथ IMF को लाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ फंडिंग हो पाए और वहाँ के जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से डिस्ट्रॉय हुए थे, तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो पाए, तो वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए और सब कुछ अच्छे से रिकन्स्ट्रक्ट हो पाए। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे उभरना था, इसलिए ये फंड्स को आयोजित किया गया था। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एशियन कंट्रीज़ को भी दिया गया था, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुई थी। तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो ये डिस्ट्रक्शन से उभरने के लिए फ़ंड्स चाहिए था। तो ये फ़ंड्स के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF को फॉर्म किया गया। तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको दोनों में बहुत कन्फ्यूजन्स रहेगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक मतलब सिंपली IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका? वर्ल्ड बैंक का। मतलब वर्ल्ड बैंक के टॉप पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप आता है और वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं? तो वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और फिर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन एंड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और लास्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ऐसे 5 ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है, और पहले 2 ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज करके तो उसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो सिंपली ये है ये दोनों का डिफरेंस। तो अभी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलो, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंस जो रहेगा अपने एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से वो जान लेते। तो जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें 189 कंट्रीज़ है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1944।
तो इसका काम क्या है, इसके नाम से ही समझ जाता है, ये लोन प्रोवाइड करता है, ये अपने पुअरेस्ट कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो क्यों प्रोवाइड करता है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर बाद में ब्रिजेस, फिर बाद में कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप हो पाए, इसलिए लोन प्रोवाइड करता है। सेकेंड देखते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में 173 कंट्रीज़ है। ये एस्टाब्लिश कब हुआ था, 1960। और ये भी सेम है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए। और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लाया गया था। तो अभी थर्ड देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में 184 कंट्रीज़ है। तो अभी ये कितने कंट्रीज़ है ये सब के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा पहले दो याद रखना जो कि कंप्राइज करके वर्ल्ड बैंक फॉर्म करते हैं। तो सिंपली IBRD में कितने कंट्रीज़ है, 189, और IDA में कितने कंट्रीज़ है, 173। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक बार देख लेना बस, शायद एग्ज़ाम में आ जाए तो आप प्रिपेयर रहे। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में 184 कंट्रीज़ है। एस्टाब्लिश कब हुआ था, 1956। और इसका भी काम इन्वेस्टमेंट से समथिंग है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। जहाँ पे अभी समझो कोई कंट्री जो एकदम गरीब परिस्थिति में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, जिससे वो कंट्री जो पॉवर्टी से गुजर रही है तो पॉवर्टी से बाहर आ पाए और वहाँ की भी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो सुधर पाए। इसलिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन काम करती है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इसमें कितने कंट्रीज़ है, 181 कंट्रीज़। एस्टाब्लिश कब हुआ, 1988। और ये क्या, तो ये एक रिस्क इंश्योरेंस की तरह काम करती है जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है। और ये क्यों करती है, जिससे एक कॉन्फिडेंट जनरेट हो पाए और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट जनरेट हो, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है वो आगे आए और बहुत सारे अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें। और ये उनकी गारंटी लेता है, एक टाइप का इंश्योरेंस की तरह ये काम करता है। लास्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इसमें 163 कंट्रीज़ है। एस्टाब्लिश कब हुआ, 1966। तो ये एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करता है, किसके बीच में, तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है और जो कंट्रीज़ है या फिर स्टेट्स, ये दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेशन की तरह काम करता है। मतलब अगर कभी कोई एक लीगल डिस्प्यूट हुआ तो ये बीच में एक मध्यस्थी की तरह काम करता है, जो कि सॉल्व करता है, कंसिलिएशन करता है दोनों के बीच में। तो ICSID सिंपली ये काम करता है। तो जैसे देखा हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार वापस वीडियो देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली ये नोट्स में भी वही सब कुछ दिया है, तो आप एक बार ये पढ़ सकते हैं, तो आपको मैं जो बोला हुआ और एक बार पढ़ने के कारण आपको सब याद हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी। क्योंकि वर्ल्ड बैंक देखा जाए तो ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है, जिसका उसका हेडक्वार्टर्स कौन है, और अगर रिसेंटली कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तो उसके बारे में भी पूछते हैं। और ये MD and CFO जैसे रिसेंटली अपॉइंट हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, तो ये आप पढ़ना ज़रूर। और चीफ़ इकोनॉमिस्ट भी रिसेंटली अपॉइंट हुई है। तो यहाँ पूरा वर्ल्ड बैंक डिस्कस कर लिए, आप एक बार ये पढ़ लेना, लिख लेना, आपके पास नोट्स बना के रख लेना, ये काम आएंगे आपके लिए। और आगे भी आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करेंगे और अलग अलग स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू।